जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बडी कॉमर्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इनकम टैक्स पे एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके इस YouTube चैनल पे, जिसे आप लोगों ने बेशक देखा भी होगा। मैं उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि और भी क्या बेसिक बातें हो सकती है इनकम टैक्स से रिलेटेड, जो हमें आगे हेल्प करेंगी ये जानने में कि हम लोग आगे सम कैसे सॉल्व करें या इनकम टैक्स को कैसे समझे बेहतर तरीके से। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास क्या सिखाया था, क्या बताया था, इसके बारे में एक क्विक रिकैप हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक चार्ज होता है या फी होता है जो गवर्नमेंट हम लोगों से कलेक्ट करती है, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि गवर्नमेंट टैक्स के पैसे को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन प्रोवाइड करने में, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में, डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने में, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया क्या क्या है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स बोला जाए तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कलेक्ट करना है तो उसे इनकम टैक्स कलेक्ट करने की पावर कहाँ से मिलती है। तो हम लोगों ने बात की थी इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ पावर्स मिले हुए हैं, और वो पावर्स लॉ के द्वारा मिली है जिन्हें हम लोग इनकम टैक्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 से मिलकर बना है। इनकम टैक्स लॉ में और क्या क्या बातें आती है। इनकम टैक्स लॉ में एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है। मैंने आप लोग को उस समय ये भी बताया था कि इनकम एनुअल फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनकम टैक्स बिल को बजट सेशन में पेश करते हैं और उसके बाद जब ये दोनों ही हाउसेस से पास कर लिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति का भी कंसेंट मिल जाता है इसे, साथ ही साथ तो ये एनुअल फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और इसमें जो जो चेंजेस होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड वो इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स में बदलाव कर दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स भी होते हैं। नोटिफिकेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली इशू करती है और सर्कुलर सीबीडीटी इशू करती है। सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू करने का मतलब ही है कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए अगर किसी टॉपिक पे, किसी केस में या किसी सब्जेक्ट मैटर पे, तो वो नोटिफिकेशन और सर्कुलर के जरिए इशू कर देती है गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि एक और कंपोनेंट है इनकम टैक्स लॉ का जिसे हम लोग बोलते हैं केस स्टडीज और केस लॉज और जुडिशियल डिसीजंस और या फिर लीगल डिसीजंस। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि लॉ मेकर सारे के सारे प्रोविजन, सारे के सारे केसेस जो कि हो सकते हैं रियल लाइफ में वो लॉ में लिख दे। इस वजह से कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लॉ मेकर लिख नहीं पाते हैं। वो केसेस अगर इन फ्यूचर हमें देखने को मिलते हैं और उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट आता है कोर्ट का उसे हम लोग फॉलो करते हैं इन फ्यूचर अगर वैसा कोई केस आया तो। इसके आगे हम लोग के पास और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग को आज बात करनी है। आई होप हमारा आज का बेसिक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग टेबल पे। तो आ चुके हैं हम लोग टेबल पे और ये है हमारा पेज नंबर 3। मैंने पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 लास्ट के लेक्चर में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या बातें थी, और उसका शॉर्ट रिकैप, क्विक रिकैप हम लोगों ने अभी जस्ट कर भी लिया है। हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को और आज बात करेंगे हम लोग कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या होता है। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन 4, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम क्या होता है। हम लोगों ने टैक्स पे बात की कि टैक्स क्या होता है। अब हम लोग इनकम की बात करेंगे, इनकम क्या होता है, क्योंकि इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इनकम, दूसरा टैक्स। हम लोगों ने टैक्स पे एक जनरल बातें की कि टैक्स क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनकम क्या होता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में
इनकम बोलने का मतलब है ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। मैं अपनी बातों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। मैं अभी बहुत लॉ के वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जनरल बातें बता रहा हूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे कि इनकम क्या किसे बोलेंगे हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इनकम बोलने का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। अब इसमें सारे के सारे इनकम आप डाल सकते हो। इसे मैंने ओवरऑल बता दिया कि ये ऑल टाइप्स ऑफ इनकम को कवर करता है, जिस भी तरह का इनकम है इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर इनकम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जो कि रेगुलर नेचर का इनकम हो। रेगुलर जैसे सैलरी हो गया, सैलरी हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती है, हर महीने मिलती है, ये हर साल का इनकम होता है सैलरी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे लिए इनकम क्या है, जो हमें रेगुलर बेसिस पे रिसीव होता है, जो रेगुलर नेचर का होगा उसे ही हम लोग इनकम मानते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही रिसीव हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, यहां मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब अगर बोला जा रहा है ये ऐसा होता है, तो अपवाद क्या बोलेगा, ऐसा ऐसा भी केस है जहां पे इस तरह का स्थिति नहीं होता हो, राइट। तो एक्सेप्शन क्या बोलेगा, अपवाद क्या बोलता है इसका, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रेगुलर नेचर का हो। जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये क्या है, कभी कभी रिसीव होता है, ये रेगुलर नेचर का इनकम नहीं होता है, इसे भी इनकम टैक्स एक्ट इनकम मानता है, राइट। और इनकम हम लोग किसे मानते हैं, जनरली जो रिवेन्यू नेचर का होता है, जो रिवेन्यू नेचर का होता है हम लोग उसे ही इनकम मानते हैं। हम लोगों ने ये एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग को मालूम है इनकम किसे बोलते हैं, हम लोग अकाउंटिंग टर्म में जो रिवेन्यू नेचर का होता है वो इनकम कहलाता है। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं मानता है, वो बोलता है रिवेन्यू नेचर का जो है वो तो इनकम है ही, इसके अलावा जो कैपिटल नेचर का है वो भी हमारे लिए इनकम है, और हम लोग उस पर भी टैक्स लगाएंगे। अच्छा, किस पे टैक्स लगाना है नहीं लगाना है ये तो आगे की बातें हैं, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, इनकम पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो जो रिवेन्यू नेचर का वो तो इनकम है ही। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, हमारे पास बिल्डिंग थी, मेरे दादाजी की बिल्डिंग थी, मैंने उसे बेच दिया, तो मुझे अगर उससे कोई प्रॉफिट होता है तो वो रिवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है। हम लोगों ने अकाउंटिंग में सीखा है, राइट। अगर मेरे पास कार है और मैं अपनी कार बेच दूं तो वो कैपिटल नेचर का है। कोई मशीन है, मशीन बेचने पे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल नेचर का है, और इसे भी इनकम टैक्स क्या मानता है, इनकम मानता है, राइट। इसमें एक और बात बता दूं मैं आपको, जो भी इनकम हम लोग अर्न करते हैं, मैं इसे एक बार पहले लिखता हूं फिर आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। इनकम अर्न इन अ प्रीवियस ईयर is charged to tax in the assessment year। सर ये आपने क्या लिखा, कुछ समझ तो आया नहीं हम लोग को, ये कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं मैं जो हम लोगों के समझ के बाहर है। प्रीवियस ईयर किसे बोलते हैं और असेसमेंट ईयर किसे बोलते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर आप लोग को बात बताऊं,
सिंपल वर्ड्स में कि प्रीवियस ईयर किसे बोलते हैं और असेसमेंट ईयर किसे बोलते हैं, तो प्रीवियस ईयर मैं इसे शॉर्ट में पी वाई लिखता हूं, असेसमेंट ईयर को ए वाई लिखूंगा, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो प्रीवियस ईयर किसे बोलेंगे, जिस ईयर इन विच वी अर्न इनकम। हम लोग जिस ईयर में इनकम अर्न करते हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जितने भी पैसे कमाए हैं वो फाइनेंशियल ईयर मेरा प्रीवियस ईयर कहलाएगा, राइट। अच्छा, सपोज करते हैं मैंने कब से कमाना शुरू किया, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक मैंने जितने भी पैसे कमाए इस फाइनेंशियल ईयर में, ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा। तो असेसमेंट ईयर किसे बोलते हैं, असेसमेंट ईयर जिस ईयर हम लोग पैसे कमाते हैं और जिस साल, फॉर एग्जाम्पल 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक क्या था हमारे लिए, प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने इसमें अर्निंग की है। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक असेसमेंट ईयर होगा। मतलब जिस ईयर हम लोग इनकम कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ओके। अच्छा, कभी कभी हम लोग के पास एक डाउट आता है कि सपोज कीजिए सर कि मैंने ना अर्निंग करना मैंने बिजनेस ही शुरू किया है 1 जुलाई 2019 से, तो मेरा प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो उस सिचुएशन में मेरा प्रीवियस ईयर 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक रहेगा, ओके। जिस ईयर हम लोगों ने अर्निंग शुरू की, जब से अर्निंग शुरू की वो मेरा प्रीवियस ईयर है, उसके नेक्स्ट ईयर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2021 तक, ओके। ये तो था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। अब ये बात फिर से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे जो लिखा है मैंने यहाँ पे, इनकम अर्न इन अ प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। मतलब हम लोग जो भी इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, उस पर टैक्स कब लगता है, असेसमेंट ईयर में, राइट। अभी फिलहाल इतना ही समझना, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि इसमें और भी कुछ होता है एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जब हम लोग को एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो भी इनकम हम लोग प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उसे असेसमेंट ईयर में टैक्स किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, और हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। आईशूट से एक और नोट जो मुझे लिखना चाहिए वो ये है, ध्यान से देखते रहना आप लोग और सुनते रहना, लेवी ऑफ इनकम टैक्स। लेवी ऑफ इनकम टैक्स, राइट। ये इनकम टैक्स लगता कैसे है, किस पे लगता है, तो मैं इस पे अगर बात करूं तो क्या बोल सकता हूं, इनकम टैक्स टोटल इनकम पे लगाया जाता है, वो भी प्रीवियस ईयर के इनकम पे। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दी टोटल इनकम
ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। मैंने क्या बताया आपको अभी, इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम टैक्स टोटल इनकम पे लगता है। प्लीज नोट करना, इनकम टैक्स टोटल इनकम पे लगता है, वो भी प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे, हर पर्सन के लिए। मेरे पास एक और वर्ड आया, पर्सन। तो इनकम टैक्स में पर्सन किसे कहा जाता है, तो पर्सन इंक्लूड 7, और वो कौन कौन है। तो जब हम लोग पर्सन की बात करें कि पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, मैं अभी फिर से लॉ में नहीं जा रहा हूं और आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं पर्सन कौन कौन हो सकते हैं। पर्सन मैंने आप लोग को बताया 7 लोग पर्सन हो सकते हैं, जिसमें आते हैं इंडिविजुअल, ऐसे लोग जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे होंगे। दूसरे कौन से लोग होते हैं, एचयूएफ, एचयूएफ का नाम आपने सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा कंपनी, कंपनी भी एक पर्सन होती है। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म, या एलएलपी बोल लीजिए, एलएलपी, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया, मैं प्लीज अब दूसरे पेज पे शिफ्ट कर रहा हूं। ये है हमारा पेज नंबर 4। हम लोगों ने 5 पर्सन्स के नाम वहां पे लिख लिए थे। नेक्स्ट पर्सन कौन हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी, और 7वां कौन है, जुडिशियल पर्सन। राइट, तो इनकम टैक्स में पर्सन मतलब 7 लोग होते हैं, और 7 लोग कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड जुडिशियल पर्सन। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है वो क्या है, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाए और इस पे टैक्स पेबल कैसे निकाला जाए। आज मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी मैं बताऊंगा आप लोग को, ये पूरे के पूरे इनकम टैक्स का समरी फॉर्म है, जो हम लोग आगे अलग अलग चैप्टर्स में सीखेंगे। वही बातें मैं आज आप लोग को समराइज करके बताने वाला हूं, तो प्लीज़ ध्यान से समझते रहना और सुनते रहना। तो हम लोग टैक्स कैसे, इनकम, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स पेबल कैसे निकालेंगे, तो इसके स्टेप्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू क्या किया जाता है, टोटल इनकम और टैक्स पेबल कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वो स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। राइट सर, ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, किसी भी पर्सन को, मैं इसे बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपको अपने आने वाले वीडियोस में। फिलहाल के लिए एक शॉर्ट व्यू समझ लीजिए इसका कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। जब भी कोई पर्सन को
का टैक्स पेबल निकालते हैं हम लोग, तब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राइट। उसके बेसिस पे उसका टैक्स पेबल निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, इसके इनकम को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन, जब हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस पता चल जाता है उस पर्सन का, तो उसके बाद हम लोग उसके इनकम को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में लिख लेता हूं इसे, ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। तो वो डिफरेंट हेड्स क्या होते हैं, डिफरेंट हेड्स की हम लोग बात करें तो डिफरेंट हेड्स, मैं यहीं पे एक शॉर्ट व्यू आपको बता देता हूं डिफरेंट हेड्स क्या क्या होते हैं। इसके 5 डिफरेंट हेड्स होते हैं, और वो 5 डिफरेंट हेड्स कौन कौन से होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, कैपिटल गेन्स का एक्सेप्शन रिवेन्यू नेचर का होता है, बट इसका एक एक्सेप्शन था कि हम लोग अगर बिल्डिंग बेचेंगे तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन्स का लाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। ये 5 हेड्स, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनकम को क्लासीफाई करते हैं इस किसी भी पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करने के बाद। उसके बाद स्टेप 3 आता है। स्टेप 3, और स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये क्या होता है, एक्सक्लूजन ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोग किसी पर्सन के इनकम से डिडक्ट कर देते हैं, उसे इनकम नहीं माना जाता है, तो वो वैसे इनकम क्या कहलाएंगे, एक्सक्लूजन्स कहलाएंगे। ओके, ये डिडक्शन करने के बाद स्टेप 4 में आते हैं हम लोग, और स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेड से इनका डिफरेंट इनकम कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। अलग अलग हेड्स में हम लोगों ने क्या किया, इनकम कंप्यूट किया कि उस पार्टिकुलर पर्सन का कितना इनकम आ रहा है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ कि क्या स्टेप्स थे। सबसे पहले किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं है। उसके बेसिस पे हम लोग उसके इनकम को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्लासीफाई करते हैं, और उसका जो भी इनकम होता है डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में, उसमें से हम लोग पार्टिकुलरली कुछ इनकम एक्सक्लूड कर देते हैं अगर एक्सक्लूड करने वाला होता है तो। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट हेड्स के इनकम अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेप 5 में। ये स्टेप वाइज में मेरे बताने का पर्पज बस इतना है कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। स्टेप 5 में हम लोग अलग अलग
पर्सन्स के इनकम को उस पर्सन के इनकम में ऐड करते हैं, जिसे टैक्स के लैंग्वेज में क्लब करना बोला जाता है। अलग अलग पर्सन के इनकम को अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए। उसके इनकम में क्यों इंक्लूड करें? तो सपोज कीजिए कोई पर्सन है, उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ को हम लोग स्पाउस के नाम से जानते हैं। वाइफ को हम लोग स्पाउस के नाम से जानते हैं। उसकी वाइफ भी कुछ अर्न कर रही होगी और या फिर उनके बच्चे भी कुछ अर्न कर रहे होंगे, तो उनके माइनर चाइल्ड भी कुछ अर्न कर रहे होंगे, तो उनकी इनकम को भी उस पर्सन के इनकम में क्लब कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी इनकम को कंप्यूट किया जाता है। तो मैं इसे लिखता हूं क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा, राइट। इसके इनकम को हम लोगों ने कंप्यूट किया डिफरेंट हेड्स में। जो टोटल इनकम आया उसमें हम लोगों ने स्पाउस की इनकम को और माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड कर दिया, क्लब कर दिया। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेप 6 में। स्टेप 6 हम लोग को क्या बताता है? अब हम लोगों को इसमें से कुछ, अगर कुछ लॉसेस है और वो लॉसेस प्रॉफिट से सेटअप करना है, मतलब मिक्स करके नेट अमाउंट निकालना है कि प्रॉफिट हो रहा है, इनकम है या फिर लॉस है, तो वो काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए का इनकम है और 25 लाख रुपए का लॉस है, तो नेट लॉस हमारे पास कितना आया? 15 लाख रुपए का। और वो 15 लाख रुपए के लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर्स के लिए, कि अगर इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होता है तो हम लोग उससे सेट ऑफ कर सके। या फिर अगर मुझे इस साल कुछ हेड्स में इनकम हुआ है और कुछ हेड्स में लॉस हुआ है, तो क्या हम लोग एक हेड के इनकम को दूसरे हेड के इनकम लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं? ये हम लोग यहाँ पे करते हैं, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, राइट। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेप 7 में। और स्टेप 7 हम लोग क्या करेंगे? इसके ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम लोग ने सारे हेड के इनकम को क्लब कर दिया, ऐड कर दिया और कंप्लीट ग्रॉस अमाउंट ऑफ इनकम कैलकुलेट कर लिया कि टोटल इनकम इस पर्सन का कितना आ रहा है। उसके बाद हम लोग स्टेप 7 के बाद स्टेप 8 में पहुंचते हैं और स्टेप 8 में हम लोग कुछ डिडक्शंस माइनस करते हैं। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, इसे हम लोग शॉर्ट में जीटीआई भी बोलते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में जीटीआई भी बोलते हैं। मैं जीटीआई क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर आने वाले लेक्चर्स में इसके शॉर्ट फॉर्म को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने जो जीटीआई निकाला है उसमें से कुछ डिडक्शंस माइनस करते हैं कुछ, और उसके बाद जो इनकम आता है वो नेट इनकम कहलाता है। और उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? स्टेप 9 नेट टोटल इनकम या सिंपली टोटल इनकम। ओके। उसके बाद हम लोग स्टेप 10 में पहुंचते हैं और स्टेप 10 में हम लोग डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस अप्लाई करते हैं टोटल इनकम पे। एक बात मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ये जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज करता है वैसे वैसे हम टैक्स का रेट भी इंक्रीज करता जाता है। तो हम लोग इसी कारण से इसे प्रोग्रेसिव टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये है स्टेप 10 और स्टेप 10 में हम लोग डिफरेंट रेट्स अप्लाई करेंगे टोटल इनकम पे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पेज यहाँ पे
ख़त्म हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा पेज 5 और आ चुके हैं हम लोग पेज 5 पे। हम लोगों ने स्टेप 10 कर लिया है और स्टेप 10 के बाद स्टेप 11 आता है। तो बात करें हम लोग स्टेप 11 में सरचार्ज और रिबेट अंडर सेक्शन 87 की। तो ये सरचार्ज तब लगाया जाता है जब हमारा इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होता है, और रिबेट मतलब छूट हमें तब मिलती है अंडर सेक्शन 87A जब हमारा इनकम एक लिमिट से कम होता है। ओके, हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 12 में। और स्टेप नंबर 12 में हम लोगों को जो टैक्स निकाला है हम लोगों ने, उस पर एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं सारी कैलकुलेशन आपको आगे बताऊंगा, और अभी फ़िलहाल के लिए आप बस ये समझ लेना कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया। अभी तक टोटल इनकम तक पहुँचे, उस पर हम लोगों ने डिफरेंट रेट्स अप्लाई किए, टैक्सेस किए, और उसके बाद हम लोगों ने सरचार्ज कैलकुलेट किया, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उस पर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से सेस कैलकुलेट किया। उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं, स्टेप नंबर 13। और स्टेप नंबर 13 हम लोग को बताता है कि हम लोगों ने अगर इन पहले एडवांस टैक्स कुछ पे किया है या फिर टीडीएस कुछ हमारा कटा है, तो हम लोग उसे हमारे टैक्स पेबल में से डिडक्ट कर देंगे, और जो हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बचेगा वही हमारा टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी। तो ये था हमारा टोटल स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। और इसके बाद एक और बात मुझे आप लोगों को बतानी है जो कि हमारे दिमाग में आ सकती है, वो है रिटर्न ऑफ इनकम। ये क्या होता है रिटर्न ऑफ इनकम? तो ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट में हम लोग एक मैनर्ड वे में हम लोगों ने जो टैक्स कैलकुलेट किया है, जो इनकम कैलकुलेट किया है, उसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं, राइट। तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? ये एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, furnishing the information to the इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एक फॉर्मेट होता है जिसके बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। और ये अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है अलग अलग पर्सन्स के केस में, अलग अलग इनकम के लेवल के केस में। ये भी हम लोग जानेंगे आने वाले वीडियोस में कि कौन कौन से रिटर्न्स के टाइप कौन कौन से पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है और किस किस लेवल के इनकम के लिए एप्लीकेबल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।